सारे वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो, यहाँ पर मैं स्टडी रिलेटेड एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे हम लास्ट वीडियो बनाई थी कि पीआर के लिए वर्षा जी के साथ कि पीआर कैसे होना है, बट जो आज की वीडियो है उसमें बात करेंगे कि घर कैसे खरीदना है, हाउ यू कैन बाय योर फर्स्ट हाउस। ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको मतलब कैसे कैसे आपको जॉब का मैटर करता है कि नहीं, मतलब प्रॉपर उसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो उसके बाद जो हमारी मोस्ट मतलब कॉमन होती है इंडियंस की कि यार घर खरीदना सही है या रेंट करना सही है, मतलब विच इज बेस्ट। ठीक है, वो भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो, हाउ आर यू वर्षा? हे, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। ये हमारा सेकंड वीडियो है साथ में। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस वीडियो के लिए भी। तो अभी आज की वीडियो में बात करते हैं मतलब घर कैसे खरीदना है ना, हाउ यू कैन बाय योर फर्स्ट। जैसे आपने ऑलरेडी अपना घर खरीदा है, तो सबसे पहले अगर बात करें रिक्वायरमेंट्स क्या है घर खरीदने के लिए। हाँ जी, तो रिक्वायरमेंट वाइज तो बेसिकली घर तो कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आए हो तभी भी आप घर खरीद सकते हो। Really? यस यू कैन, बट यू वोंट गेट लोन। ओके, तो वो बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो, अगर आपको घर लेना है आप डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन कोई आपको बैंक लोन नहीं देगा। और अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो 100% कोई रिक्वायरमेंट बनता ही नहीं है फिर, क्योंकि यू कैन बाय अ हाउस। ठीक है, ओके, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और अगर आप टीयर पर हो फिर आप मतलब बैंक लोन दे देगा आपको 485 वीजा से हम बोलते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट, उसको नहीं देगा ना, क्योंकि वो भी टेम्परेरी है। हाँ जी। और अगर आप पीआर पर हो मतलब सिटीजन नहीं हो फिर आप खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आप पीआर हो फिर तो आप ले सकते हो 100%। ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि सिटीजनशिप का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है? अगर आप पीआर हो तो आप खरीद लोगे ना? पीआर होगा तो भी खरीद सकते हो। सिटीजन का इतना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट कोई है नहीं। क्योंकि जब मैंने लिया था तो मैं सिटीजन नहीं थी, तब मैं पीआर ही थी। उसके बाद मेरी 3-4 महीने बाद सिटीजनशिप आई थी। मतलब आपने पीआर पर ही लिया? पीआर पर ही लिया था मैंने। तो तो अगर बात करें मतलब इसके अलावा जो और रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है ना, मतलब वो अगर बात करें टीएफएन और एवीएन, मतलब कौन सी चीज मैटर करती है कि आप मतलब किस टीएफएन पर काम करो कि एवीएन पर घर खरीदने के लिए? आप दोनों पे काम कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि अगर आपकी परमानेंट फुल टाइम जॉब है और अगर आप टीएफएन पे काम कर रहे हो तो हर बैंक का अलग अलग भी रूल होता है। कुछ बैंक 3 महीने का भी आपसे, अगर आप परमानेंट जॉब पे हो तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं, बट मोस्टली आई थिंक आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होना चाहिए वो जॉब में, और आपकी जॉब परमानेंट होनी चाहिए। तो आपके पास ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होना चाहिए, और एटलीस्ट 6 मंथ्स आपकी इनकम अच्छी आनी चाहिए, और आपका एक बेस पे भी डिसेंट पे होना चाहिए। डिपेंड करता है फिर आपका बोरिंग कैपेसिटी कितना होता है आपकी सैलरी के ऊपर, कि आपका 100,000 पैकेज है या 60 पैकेज है, 80 पैकेज है, उसके हिसाब से आपका बोरिंग कैपेसिटी बैंक डिसाइड करती है। तो अगर बात करें लेट्स से जो नॉर्मल मतलब एवरेज ऑस्ट्रेलियन मतलब सिटीजन्स वो कमाते हैं वो 70-80 के आसपास है ना, तो उसके हिसाब से आपको कितने का लोन मिल जाएगा? अगर सिंगल बंदा ले रहा है, सिर्फ एक बंदा है, 70-80 पैकेज है, तो मुझे लगता है अराउंड 450 to 500 तो मिल जाता है ऑलमोस्ट। मतलब 500,000 का लोन तो रफली इसके आसपास है ना? रफली उसके आसपास। हम ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स, बट 450 to 550 आई गेस मैक्स। चलो, ये तो बात आपने बता दी कि टीएफएन पर आप मतलब टीएफएन पर भी कर सकते हो और एबीएन पर भी एबीएन पे भी कर सकते हो। लेकिन एबीएन पे कैसा होता है कि अगर एबीएन है तो आपका वो बिजनेस जैसा हो गया, राइट? तो आपको 2 साल का रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है कि 2 साल में आपकी इनकम कितनी रही है, क्योंकि अब एबीएन में क्या है, बिकॉज इट्स बिजनेस, तो आपको पता नहीं है कि कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सैलरी में कैसा होता है कि फिक्स्ड होती है, और सैलरी बढ़ती है, कभी घटती नहीं है, अनलेस कि आप बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हो तो सैलरी बढ़ती है, राइट? तो एबीएन में क्या होता है, आपको 2 साल का रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है कि आपने कितना फाइल किया, जीएसटी कितना फाइल करा, और बैक स्टेटमेंट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह, वो सब आपको देने पड़ते हैं। तो वो है। तो अभी बात करें कि जो डाउन पेमेंट होती है ना, मतलब उसका क्या हिसाब होता है, मतलब कितने आपको चाहिए, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम आप कितनी कर सकते हो ना, उसका क्या हिसाब है डाउन पेमेंट का? श्योर, सो मिनिमम इज 5%, और मैक्सिमम तो मर्जी आपकी कि जितना करना है करो, आपके पास जितना भी है, बट 20% इज व्हाट दे से कि गुड होता है 20% रखना, 20% आपके साथ। लेकिन अपने अपने कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप 20% से कम कर रहे हो, तो जैसे कि अगर आपके पास डिपॉजिट 20% से कम है, तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं LMI, लेंडर्स मॉर्गेज इंश्योरेंस, तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है ऑन टॉप ऑफ योर डिपॉजिट। तो ये किस चीज के लिए होता है कि बैंक को सिक्योर करने के लिए कि आप रिटर्न कर पाओगे पैसे। वैसे इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है विद एवरीथिंग, तो दे कैन लिंक में ऊपर। तो उसके मतलब कितने पर लगती है, मतलब अगर मतलब LMI की जो परसेंटेज होती है वो किस पर होती है? तो वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, डिफरेंट बैंक्स होते हैं, तो डिफरेंट स्कीम्स भी होती है। कभी कभी फॉर एग्जांपल कभी कोई बैंक आपको 50% लेस ऑफर दे रहा होता है LMI पे, तो उसका मैं एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बोल सकती, बिकॉज इट डिपेंड्स ईच टाइम। लेकिन अगर आपको LMI से बचाना है पैसा, अगर आपके पास पैसा है, आपने बहुत टाइम तक सेव करा है, तो बेटर है कि आप 20% डिपॉजिट दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि LMI के पैसे बचेंगे आपके, तो वो डिपॉजिट में काउंट होगा, विच इज गुड।
अगर आप 2 लोग हो तो आई थिंक 20% सेव करना इज गुड ऑप्शन। लेकिन अगर चलो नहीं है, ऐसा सीन है, तो फिर इट्स ओके। आई थिंक यू कैन पे LMI, कुछ 7-8 हजार आप एक्स्ट्रा भरोगे, है ना। तो अगर आपका कैपेसिटी नहीं बन रहा है तो क्या कर सकता है कोई, इट्स ओके। तो इवन 10% इज ओके, तो 5% ऑल्सो इज ओके, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक। तो हाँ जी, तो अगर अभी बात करें तो जो फर्स्ट होम बायर स्कीम होती है उसका क्या है, मतलब वो आपको कैसे मिलेगी, कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसमें क्या होता है? तो बेसिकली हर स्टेट का ही अलग अलग होता है, और ये बहुत अच्छा एडवांटेज है अगर कोई नया घर ले रहा है, और ये नए घर के ऊपर ही आता है, पुराने घर के ऊपर नहीं आता। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यू हैव टू बाय अ ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी, तब आपको गवर्नमेंट आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपका पहला घर है, तो गवर्नमेंट आपको $10,000 का ग्रांट देती है। तो बेसिकली आप इसको अपने डिपॉजिट के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना। तो लेकिन मेरे केस में मैंने बाद में अप्लाई करा था, आफ्टर गेटिंग द हाउस। उसके बाद ग्रांट का प्रोसेस होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। सक्सेसफुली मिल गया था वो? सबको मिल ही जाता है मोस्टली, एवरीबडी गेट्स इट। तो आपको घर के पेपर्स देने पड़ते हैं, आपने कितने का लिया वगैरह वगैरह सब डालना होता है। तो अगर आप 650 के नीचे ले रहे हो तो आपको 10,000 का ग्रांट मिलता है, उसके ऊपर दे डोंट गिव यू ग्रांट फॉर अपार्टमेंट। लेकिन फिर अगर आप हाउस एंड लैंड पैकेज जैसा ले रहे हो तो उसका लिमिट फिर 750 हो। 750 के अंदर अगर आप कर रहे हो तो आपको ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से। चलो, ये तो हमने सारी बातें कर ली, फिर रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, मतलब डाउन पेमेंट होगी, स्कीम होगी ना, जो भी चीजें हैं। तो भी अगर बात करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है घर खरीदने का, स्टेप 1 मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है, स्टेप 2 मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा प्रोसेस? तो स्टेप 1 मेन स्टेप तो है कि डिपॉजिट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले डिपॉजिट। तो 10% प्रेफरेबली इज गुड, ताकि आपका LMI में ज्यादा पैसा ना जाए, है ना। तो एटलीस्ट 10% अगर कोई जमा कर सकता है तो इट्स अमेजिंग। फॉर एग्जाम्पल 500,000 का कोई घर है तो 10% ऑफ दैट विल बी $50,000। तो वो सेव करके रखना वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप वो होगा। नेक्स्ट स्टेप है बैंक से प्री अप्रूवल लेना। तो प्री अप्रूवल के लिए तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना घर देखे भी आप प्री अप्रूवल अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि पहले वो प्री अप्रूवल ले लें, ताकि वो बिना टेंशन के घर देख सकते हैं। तो आप इमीडिएटली अगर आपको कोई घर पसंद आया तो आप डिपॉजिट भी दे सकते हो, है ना। तो मतलब जो प्री अप्रूवल का मतलब मेन मकसद क्या है, हमें बैंक में जाना है और उससे पूछना कि हमें लोन देंगे कि नहीं देंगे कि नहीं, हमारे पास इतने पैसे हैं क्या, हमें मतलब ये हम जॉब करते हैं और ये मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, हमें तो डिफरेंट होता है ना, हर एक बैंक का डिफरेंट होगा। आपको मतलब 2-3 बैंक ट्राई कर लो, कौन सी बैंक आप मतलब एडवाइस करना चाहोगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑफ कोर्स मैं प्रेफर करूंगी कि आप उस बैंक के साथ जाओ जिसके साथ आप ऑलरेडी बैंकिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जब से आए हो आपकी सेविंग्स, क्योंकि उनके पास पूरा रिकॉर्ड है आपका कि आपकी सैलरी कब आती है, आपके खर्चे कितने होते हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो आई थिंक आप अपने बैंक के पास खुद जाओगे तो आपको प्रेफरेंस भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो मान लो कि अगर आपको अप्रूवल मिल गई तो तीसरा स्टेप मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा उसके बाद तो स्टेप रहेगा घर देखना। बिल्कुल। तो वंस आपके पास प्री अप्रूवल है तो आपको पता है कि आपका बजट कितना है, आपको पता है कि बैंक आपको इतने ही पैसे देगी, तो आप उस बजट में अपना घर देखने जा सकते हो। तो ये हमने बहुत अच्छा पॉइंट कवर करा ना, मतलब उसको पहले रखा। हाँ बिल्कुल सही। तो उसके हिसाब से फिर आप घर देखने जा सकते हो। और घर देख के ये भी आपको आइडिया मिलता है कि यार अगर आपका बोरोइंग कैपेसिटी बैंक बोलती है कि आपको चलो 600,000 मिलेगा, लेकिन आप कोई घर देखते हो, आपको 600,000 का कोई घर पसंद नहीं आता, आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा जमा करूं, थोड़ा वेट करूं 6 महीना, है ना, मैं शायद और पैसे जमा कर लूं और शायद मुझे 700,000 का घर चाहिए या जो भी है, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया भी थोड़ा मिल जाता है। लेकिन प्री अप्रूवल देख के, आपका बजट जान के फिर घर देखना इज अ गुड ऑप्शन। चलो मान लो कि आपने मतलब थोड़ी सी ऑप्शंस अटेंड कर ली और आपने घूम फिर लिया और घर आपको मिल गया, जैसे कि आपको घर पसंद आया जिसकी कीमत है $700,000, तो उसके बाद मतलब आपका स्टेप क्या रहेगा? बायर एजेंट का, आपको किसी बायर एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा या आप सेपरेटली खुद भी कर सकते हो, मतलब वो क्या रहेगा? मोस्टली तो एजेंट के थ्रू ही सेल्स होते हैं, क्योंकि पर्सनली ओनर एजेंट मतलब ओनर्स डायरेक्ट बेचना मतलब थोड़ा सा आई डोंट नो, मैंने ज्यादा देखा नहीं, बहुत रेयर है। मोस्टली एजेंट्स को रखते हैं बीच में, क्योंकि वो आपका सारा टेंशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस इंस्पेक्शन दिखाना और सारा पेपर वर्क करना, वो सॉलिसिटर से आपको लिंक कराना वगैरह सारा कुछ वो करते हैं। तो अगर आपको देखते हो आपको कुछ घर पसंद आता है तो आप इमीडिएटली 0.25% डिपॉजिट भर सकते हो, जस्ट लाइक अ ब्लॉकिंग डिपॉजिट, कि आपने घर पसंद करा है और आप लोगे इसके बाद। तो इसके बाद आप प्री अप्रूवल से स्पेंड करो, उसके बाद भी आपको 14 डेज मिलते हैं वंस यू सबमिट योर डिपॉजिट 0.25%। उसके बाद 14 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, अगर आप माइंड चेंज करते हो या कुछ भी ना। तो उसके बाद अगर आप परफेक्ट आपको लगता है कि नहीं, यू वांट टू गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनता है जब आप डिपॉजिट देते हो। तो अगर मान लो कि आपको कोई और पसंद आ गया उसके 14 डेज के बीच में, तो क्या फिर आप अपना वो जो आपने
0.2% दिया था वो आप ले लोगे वापस ना? नहीं, वो वापस नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, वो वापस नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और ही अच्छा लगता है तो वो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, मुझे लगता है 0.25%। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा भी नहीं है। हाँ, तो वो टोटल घर की कीमत का 0.25% हाँ, आपको देना होता है। चलो ये बात बहुत मतलब ध्यान रखने वाली बात है, मुझे भी नहीं पता था ना ये, क्योंकि ये मतलब प्रोसेस है इसमें। तो चलो अगर बात करें कि आपने वो दे दिया, आपको घर पसंद आ गया, आप बायर एजेंट से कांटेक्ट करो ना, फिर गया मतलब जो उसका पेपर वर्क होता है घर का एंड में लास्ट में, वो कैसे रहता है, उसको आप कैसे मतलब हैंडल करते हो? तो बेसिकली इसके बाद क्या होता है कि एज सून एज आपने डिपॉजिट दिया, फिर एक सॉलिसिटर ऐड होता है, सॉलिसिटर इन्वॉल्व होता है इसमें, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो आप हमेशा डिपॉजिट, तो 10% आपका डिपॉजिट हो गया, ऑन टॉप ऑफ इट आप थोड़ा 5-6 हज़ार 7 हज़ार मिसलेनियस प्राइसेस के लिए लो। 5-6 हज़ार तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, इतना लगता नहीं है वैसे, कोई भी सॉलिसिटर में भी 1.5-2 हज़ार तक चार्ज करता है डॉलर तक, तो वो पेपर वर्क बनाने के लिए वो पैसे चार्ज करेगा स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का और सारा द होल प्रोसेस सॉलिसिटर को आप पे करते हो उसके लिए। मतलब आपको कुछ स्ट्रेस लेना है क्या नहीं, आप जस्ट पैसे ही जोड़ने हैं और पैसे जोड़ने, सारा काम आपका होता रहेगा, सारा काम होता रहता है, करेक्ट। चलो ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप बात कर ली कि घर मतलब शुरू से आप कैसे ले सकते हो, खरीद सकते हो, उसके बाद जो घर आपका है वो आपके नाम हो जाएगा, दैट्स इट ना। तो अगर बात करें कि आपके घर की स्टोरी, आपने घर खरीदा था, कौन से ईयर में आपने घर खरीदा, कैसे आपने मतलब उसको खरीदा, क्या आपका प्रोसेस है, कैसे आपने मेहनत करी, पैसे कैसे जोड़े? तो मैंने लिया था ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट मंथ शायद ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे। और मुझे था कि मुझे लेना है घर, मेरा पीआर तो हो गया था, तो मुझे था कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कि मुझे था कि कुछ एक घर लेती हूँ बिफोर आई टर्न 30। तो मुझे था कि 30 साल होने से पहले अपना खुद का कुछ हो, छोटा सा, जो भी मुझे रेंट नहीं पे करना था, क्योंकि रेंट पे करने में मुझे बहुत दर्द होता था, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो फिर बस इसीलिए तो मैंने फिर घर देखना शुरू किया, और मेरा टाइम पास होता था पहले हर वीकेंड पे, कि हर सैटरडे में घर देखने जाती थी एवें। मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं है, बस इंस्पेक्शन, ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है घर इंस्पेक्ट करना। तो उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है, एरिया समझता है कि आपको, फिर आप एजेंट से बात करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है कि कौन सा एरिया अच्छा है, कहाँ लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसा, और आप दूसरे लोगों से मिलते हो ना वहाँ पर, वो आपको बताता है एरिया में क्या है, कौन सा स्कूल अच्छे हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। तो फिर आपने मतलब अपना डाउन पेमेंट करके, कितना आपने डाउन पेमेंट करा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, बिल्कुल। तो मैंने ऑलमोस्ट 10% के आसपास ही किया था, 11% ऐसा कुछ मेरा सेविंग्स था। तो हाँ, तो उतना था मेरा सेविंग्स। और आपके घर की मतलब जो वैल्यू थी वो $500,000 के प्लस थी ना? नहीं, 500,000 थी, परफेक्ट 500,000 एक्चुअली, क्योंकि मैं सिंगल ओनर, सिंगल एप्लीकेशन हूँ, तो इसलिए मुझे इतना 500,000 ही मेरा कैपेसिटी था। लेकिन अगर आप 2 लोग ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कैपेसिटी भी ज्यादा रहता है, तो आप और बड़ा ले सकते हो, बेटर एरिया में ले सकते हो, डिपेंड करता है। तो चलो ये तो आपने बता दिया कि आपके घर की सुविधा, आपने सेविंग कैसे करी, मतलब जो आपने 10% दिया उसके लिए आपने कैसे पैसे जोड़े जिसकी? ओके, तो सबसे पहले कि अगर आपको सच में एम है कि आपको घर लेना है, तो मैं सबसे बड़ा टिप दूंगी कि आप अपना क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छे से रखो। कोई अनवांटेड क्रेडिट कार्ड्स कि आप, ऐसा होता है कि आपको जरूरत होती नहीं है लेकिन आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लेके रखते हो, बहुत सारे आफ्टर पे, तो ये तो वो लोन, गाड़ी के ऊपर लोन, बड़ी बड़ी गाड़ी लेने। तो आई थिंक मेरा प्राइमरी फोकस था कि मैं पहले घर लूँ, उसके बाद मुझे कार वगैरह ये वो लेनी पड़ती है, क्योंकि कार तो आप कभी भी ले सकते हो एग्जांपल। तो लोन, बड़ा लोन लेके कार लेना वगैरह आई थिंक इज नॉट एडवाइसेबल, पर्सनली माय एक्सपीरियंस है, बट सब लोग अलग अलग होते हैं, सो आई डोंट नो। तो आई थिंक लोन अपना ज्यादा कम रखना, ताकि बैंक को दिखे कि आपके पास एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, कि आपके एक्सपेंसेस कम है लेकिन आपके पास सेविंग्स मंथली ज्यादा होती है। तो फुल टाइम जॉब मैं करती थी, तो 9 to 5 ऑब्वियसली, लाइक टिपिकल IT, तो उसमें से मेरी जो सेविंग होती थी, ऊपर से मैं फिर वीकेंड पे उबर करती थी और शाम को मैं उबर चलाती थी फॉर एक्स्ट्रा इनकम। तो अगर आप मान लो कि ये देखो उन्होंने इतने मतलब एक काम करा कि सुबह जॉब है ना, शाम को जॉब करते थे, वीकेंड पर भी करते थे जब फ्री होते थे। तो अगर आपको कुछ करना है देन यू हैव टू डू समथिंग नाउ ना। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो कुछ खरीदना है, अपना काम करना है, बिजनेस करना है, तो आपको आज बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि हम बहुत सारे लोग करने के लिए तैयार नहीं है। देन दैट्स व्हाई मतलब हमें प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में ना, पैसे जुड़ते नहीं है, और अगर जुड़ जाए तो हमें पता नहीं है कि मतलब उसको स्पेंड कैसे करना है। वो आपने बहुत अच्छी चीज मतलब क्लियर करी। तो अगर बात करें ना, जैसे क्रेडिट स्कोर होता है, अगर यहाँ पर मतलब क्रेडिट स्कोर मैटर करते हैं कि नहीं, हमें मतलब क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए स्टेडियम में कि नहीं, आपको क्या लगता है अच्छा मतलब स्पेंड करने के लिए? आई थिंक अगर आप ले भी रहे हो, क्योंकि आप जब नए नए कंट्री में आते हो, मुझे लगता है तब आपको क्रेडिट कार्ड, अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए या थोड़ा रखने के लिए एक क्रेडिट कार्ड आप रख सकते हो। और अगर आप यूसेज भी कर रहे हो तो उसको पेमेंट सही टाइम पे भेजो,
और क्रेडिट कार्ड वाले क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में तो आपको 1000 लिमिट देते हैं, ठीक है, फिर जब उनको लगता है आप खर्च कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, तो वो लिमिट बढ़ाते जाते हैं, तो वो ट्रैप में फंसने का नहीं। और अगर वो बोल रहे हैं आपको कि यार आपको 10,000 का क्रेडिट कार्ड देंगे, लिमिट देंगे, ये वो, तो आप वो ना लें। अगर आपको रखना है क्रेडिट कार्ड तो लिमिट कम रखें, 1000 2000, है ना, उतना तक चलता है, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके घर लेने टाइम पे, इट्स ओके, क्योंकि वो कोई बड़ा क्रेडिट नहीं है। हाँ, तो ज्यादा क्रेडिट कार्ड लिमिट ना बढ़ाएं, बस बेसिक क्रेडिट कार्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम क्रेडिट कार्ड ना लें, जैसे मेरे पास अभी क्रेडिट कार्ड है नहीं, तो अगर मुझे घर लेना है तो मेरे क्रेडिट मतलब स्कोर्स में कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? नॉट नेसेसरीली, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपका अगर आप 5 साल से रह रहे हो तो आपकी दूसरी भी बहुत चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बिल्स भरते होगे, आपके फोन बिल्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो आई थिंक उससे भी ठीक ठाक हो जाता है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हो, अगर आपने नहीं लेना तो भी ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो अभी सारी हमने बात कर ली घर की, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की। तो अभी लास्ट में बात करते हैं जो कि बहुत ही इंडियन कम्युनिटी में पॉपुलर है, बाय एंड रेंट। ठीक है, आपको खरीदना चाहिए और रेंट करना चाहिए, ठीक है। तो आपके उस पर क्या व्यू, क्योंकि आपने रेंट भी कराया, अभी आपने खरीदा है, आपको भी मॉर्गेज आती है ना, पहले आपने रेंट पे करा, तो आपके इस पर मतलब क्या व्यूज हैं? ओके, माय पर्सनल ओपिनियन इज, आई थिंक एक घर रहना ठीक है, लेकिन वो घर कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, जितना आप मंथली पे कर सकते हो मॉर्गेज आपका, उसके हिसाब से आप देखकर घर ले सकते हो। तो आई सपोर्ट कि बाइंग अ हाउस इज अ गुड ऑप्शन। और रेंट जितना पे करते हो और घर का मॉर्गेज जितना पे करते हो, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ही होती है। तो आई थिंक आई सजेस्ट बाइंग अ हाउस। अगर आपने लेना है तो अपने हिसाब से लो, किसी को देख कर ना लो ना, किसी को देख कर ना लो। बहुत ज्यादा अगर बड़ा ले लोगे तो फिर आप घर के लिए ही जियोगे, इंस्टॉलमेंट्स देते रहोगे ना। बट अगर आपने अपने लिमिट्स के अकॉर्डिंग लिया है, छोटा लेकिन बेडरूम है, 2 बेडरूम है ना, तो फिर आपको पे आ रही है, आप मतलब इजीली मेंटेन उसको कर लोगे ना। तो एक तो आप रेंट दे रहे हो, वही आप अपने घर की मॉर्गेज दे रहे हो, अच्छा होगा ना। तो अभी अगर मॉर्गेज की बात करें, आपकी मतलब मॉर्गेज का जैसे आप पहले रेंट देते थे ना, अभी आपकी मॉर्गेज का कितना डिफरेंस, और आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई पड़ती है उसके ऊपर के, मतलब सेम ही है? जैसे कहते हैं कि अगर आप घर ले लोगे, हिडन कॉस्ट होती है, वो काफी ज्यादा बाद में ही पता चलती है जब आप घर ले लेते हो, तो उनका क्या सीक्रेट है, मतलब वो कितनी की होती है घर लेने के बाद? नॉट रियली, इतना ज्यादा मेरा नहीं था, ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। तो फिर से डिपेंड करता है कि आप घर पे रह कैसे रहे हो, रेंटिंग में आप शेयरिंग में रह रहे हो या पूरा घर लेके रह रहे हो। अगर आप अपना पूरा 2 बेडरूम का घर लेके रह रहे हो तो 450 500 तो बेसिक रेंट होता है कहीं पे भी। तो अगर आप मॉर्गेज भी लेते हो तो ऑब्वियसली आपको इतना 2 बेडरूम का घर मिलता है और सेम होता है। अगर 500 हुआ तो 2000 आपको हो जाएगा मंथ का, और 2000 आपका रेंट का भी होगा, सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत एक होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप बेस्ट पार्ट है कि अगर आप सिंगल हो, आप अकेले रह रहे हो और आपको घर लेना है, आपने 3 बेडरूम का घर लिया, तो आप दूसरे 2 बेडरूम रेंट पे भी चढ़ा सकते हो हमेशा। तो आपका मॉर्गेज भी बहुत पार्ट वहीं से निकल जाता है और आपको मतलब कैश फ्लो आता रहेगा, मॉर्गेज दे दोगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी हाउ टू बाय योर फर्स्ट होम इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, इनके चैनल का लिंक और इनके इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और इस वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हो। जी आपको मैसेज का रिप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आप करोगे। फील फ्री टू मैसेज मी, इंस्टाग्राम बेस्ट वे है मैसेज करने का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो घर के रिगार्डिंग, पीआर के रिगार्डिंग, मतलब यहाँ पर रहने के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग, तो इनका मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 6 साल हो गए इनको, तो आप इनसे पूछना, वो आपको रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए भी और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। इफ देयर इज एनीथिंग फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच। See you.